यस सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ सर। ओके। हाँ, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। वी हैव टू मिरर्स, एंगल बिटवीन द मिरर्स इज 40 डिग्री। एक रे ऑफ लाइट मिरर M1 पे रिफ्लेक्ट होती है, M1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद M2 पे इंसिडेंट होती है। हमें पता करना है फाइंड द टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द टू मिरर्स आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। सर एक बार क्वेश्चन समझाओ ना। देखो क्वेश्चन क्या है, दो मिरर्स हैं M1 एंड M2 और उनके बीच में एंगल कितना है 40 डिग्री। ये रे ऑफ लाइट है हमारी, इंसिडेंट रे है, ओरिजिनल इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये आकर के कौन से मिरर पे गिर रही है बेटे, M1 पे गिर रही है। M1 से रिफ्लेक्ट होती है, फिर M2 पे जाती है और फिर वहां से भी रिफ्लेक्ट होती है। तो हमको क्या बोल रहे हैं कि ये जो दो रिफ्लेक्शन हुए हैं, पहला M1 से दूसरा M2 से, उसमें टोटल डेविएशन कितना हुआ। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा, या हम यो कहें कि ये वाला एंगल पता कर लो, या ठीक है टोटल डेविएशन पता कर। कैसे पता करें, देखो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ नहीं है, तो हम मान लेते हैं लेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस बी सम एंगल आई। ठीक है बेटा, तो ये एंगल आई हो गया। अब I'm drawing the diagram again. अगर आई एंगल पे रे इंसिडेंट हुई होगी तो आई एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होगी, राइट। अच्छा, ये नॉर्मल है, ये एंगल आई है, तो ये एंगल कितना बनेगा बच्चों, दिस विल बी 90 माइनस आई, और ये एंगल है 40 डिग्री। तो उससे क्या मैं ये वाला एंगल पता लगा सकता हूँ, इन दोनों एंगल को ऐड करो, ये हो जाएगा 130 डिग्री माइनस आई, तो ये एंगल हो जाएगा 50 डिग्री प्लस आई। अब यहां पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, तो फॉर मिरर टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी दिस एंगल, एंड व्हाट दिस एंगल विल बी, दिस एंगल विल बी 40 डिग्री माइनस आई। 90 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, और रे रिफ्लेक्ट होगी, इतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी।
कितने पर? 40 माइनस आई पर ही रिफ्लेक्ट हो। नाउ लेट दिस एंगल बी सम एंगल फाई, इसको कुछ फाई एंगल मान लेते हैं। मिरर M1 पर किसी A पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, मिरर M2 पर किसी B पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, और ये जो पॉइंट है इसको C नाम दे देते हैं। तो ट्राइंगल ABC में देखो, एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो 2i प्लस 2 इंटू 40 डिग्री माइनस आई प्लस 5, ये बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। तो क्या हो जाएगा बेटे, 2i और माइनस 2i कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। और 5 अगर 100 डिग्री आ गया तो डेविएशन हम किसे कहेंगे? देखो बच्चों, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी और अब रे इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि रे जो है वो इतने एंगल से डेविएट हुई है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। भाई अगर ये मिरर्स नहीं होते तो ये रे अभी भी ऐसे ही जा रही होती। ओरिजिनल Yes, जो yes. इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में जा रहे होते, उसकी जगह अब इस तरह से जा रही, ऐसे जा रही। तो दोनों मिरर ने मिलकर के इतना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको डेविएट कर दिया। तो ये पूरा एंगल अगर पता लगाना है तो 180 डिग्री प्लस 5 कर सकता हूँ। तो टोटल डेविएशन कितना हो जाएगा बेटे? टोटल डेविएशन हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 5 या 280 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। या देखो कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर ये वाला एंगल बता दें क्या? हाँ, ये एंगल भी बता सकते हो, ठीक है। ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल 80 डिग्री 80 डिग्री आ जाएगा। लेकिन फिर उसको हमें क्या कहना पड़ेगा? 80 डिग्री इन एंटी एंटी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और आंसर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 80 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, नोट्स वगैरह जो है वो बिल्कुल शेयर कर देंगे। सर फिर अभी नहीं लिखना ना? हाँ बेटा। सर फिर अभी लिखना नहीं है ना? हाँ, अभी आप मतलब शॉर्ट में लिख लो थोड़ा बहुत, बाकी मैं शेयर तो कर ही दूंगा। अभी लिखते रहोगे तो क्या होगा, थोड़ा तुम्हारा कंसंट्रेशन बना रहेगा, है ना। मतलब कीप राइटिंग फॉर द सेक ऑफ maintaining your concentration. That is what I would suggest, and I will share notes anyways. ओके सर। ठीक है बेटे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक मेथड और भी है ना।
देखो वो क्या है, ऑल्टरनेट मेथड। लास्ट क्लास में हमने, तुम्हें ध्यान हो तो, एक फॉर्मूला पढ़ा था रिफ्लेक्शन की वजह से डेविएशन का। क्या फॉर्मूला होता है बेटे वो? डेविएशन इज इक्वल टू पाई माइनस 2i, या 180 डिग्री माइनस 2i। ठीक है, अब देखो, हमें कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है। हमें पता नहीं पहले मिरर पे कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो मैंने आई मान लिया, ये भी आई होगा। ये एंगल जैसे मैंने निकाला था वो 90 डिग्री माइनस आई, दिस इज 40 डिग्री, तो ये एंगल आएगा 130 डिग्री माइनस आई। और जो दूसरे मिरर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आ गया था बेटे, वो सर कितना आ 50 गया? प्लस आएगा। 50 प्लस आई। अब देखो, पहले मिरर से जो डेविएशन हुआ है उसको मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 2i, क्योंकि वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ही है। और ये डेविएशन हुआ है क्लॉकवाइज। 50 प्लस आई सर वो 130 130 माइनस माइनस आई आई की जगह पे। 50 प्लस आई आएगा। क्या क्या क्या? सर वो 130 माइनस आई 50 प्लस आई आएगा। तो सी पॉइंट पे। ये वाला हाँ सर, वो 50 प्लस आई आएगा। 50 प्लस आई, 130 माइनस आई, हाँ ये 130 माइनस आई तो इनका एडिशन है। ये एंगल बनेगा 50 प्लस आई, और 50 प्लस आई के बाद जो इधर 40 एंगल बन माइनस आई। जाएगा 40 माइनस आई। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिरर वन ने इतना डेविएशन किया। अब मिरर टू भी देखो वो किस डायरेक्शन में डेविएशन कर रहा है। मिरर टू भी जो डेविएशन कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही कर रहा है। और उसके लिए भी मैं फॉर्मूला लगा दूंगा कितना, 180 सर वो डिग्री सी डब्ल्यू क्या है? क्लॉकवाइज। ओके सर। ठीक है, मिरर टू कितना डेविएशन कर रहा है वो अगर मैं देखूं तो वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 2i। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 40 डिग्री माइनस आई। मिरर टू के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री माइनस आई, तो ये कितना आ जाएगा बेटे? 180 माइनस 80, दैट इज 100 प्लस 2i, एंड दिस इज ऑल्सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो टोटल डेविएशन अगर आपको लिखना है तो वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, दैट इज 180 डिग्री माइनस 2i प्लस 100 डिग्री प्लस 2i। तो ये पूरा ऐड होकर के कितना हो जाएगा बेटे? 280 डिग्री। एंड दोनों क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐड किए तो टोटल डेविएशन भी किस डायरेक्शन में आ जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ये भी आ जाएगा। क्या ये वाला मेथड समझ में आया बेटे? यस सर। यस सर। ओके, देखो इस तरह का और हम क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमसे कहा जाए कि दो मिरर्स हैं, M1 एंड M2,
मिरर वन पे, मिरर वन और मिरर टू के बीच में कुछ एंगल है थीटा, है ना। मिरर वन पे लाइट इंसिडेंट होती है, और वो जो रे मिरर वन पे इंसिडेंट हो रही है, इट इज सच दैट इट इज पैरेलल टू मिरर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अ रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू मिरर टू is incident on mirror 1. Find the value of theta if ray retraces its path after, दो पार्ट हैं इसके, पार्ट वन सेकंड रिफ्लेक्शन एंड पार्ट टू इज थर्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, a ray traveling parallel to m2 is incident on m1. Find the value of theta if ray retraces its path after, दो पार्ट है, पहला क्या है, सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद पाथ रिट्रेस करने लग जाए, और दूसरा है थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद पाथ रिट्रेस करने लग जाए। तो देखो, एक पार्ट इसका मैं तुम्हें कराता हूँ, दूसरे पार्ट के बारे में फिर तुम सोचना, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे। ये देखो M2 और M1, ये देखो, पाथ रिट्रेस करने का मतलब क्या है, पाथ रिट्रेस करने का मतलब है कि नॉर्मली इंसिडेंट होना चाहिए, मतलब मिरर से पे इंसिडेंट हो, और जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई है उस डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट होकर के वापस आए, तो उसको कहेंगे पाथ रिट्रेस करना। तो उसके लिए क्या हो जाना चाहिए, देखो ये जो रे मिरर टू के पैरेलल इंसिडेंट हुई थी, मतलब ये जो एंगल बनना चाहिए ना यहाँ पर, देखो ये पहला रिफ्लेक्शन, और M2 से जो होगा वो दूसरा रिफ्लेक्शन, तो क्या होना चाहिए, रे यहीं से वापस जानी चाहिए, तो इसको हम कहेंगे पाथ क्या हो गया, रिट्रेस हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटे, यहाँ पर जो हमने किया। यस सर। और ऐसा कब होगा, जब ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर रे टू रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, it must get incident normally on M2, मिरर टू पे ये नॉर्मली इंसिडेंट होनी चाहिए। अब देखो बेटे, हमें एक बात और दी हुई थी कि मिरर वन और मिरर टू के बीच में एंगल थीटा है, और ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है वो ट्रैवल कर रही है कैसे, पैरेलल टू मिरर टू, इसका मतलब दिस एंगल इज आल्सो थीटा। नाउ नोट दैट ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा होगा। तो क्या है बेटे,
ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये जो इधर एंगल बन रहा है ये भी कितना हो जाना चाहिए, थीटा। ठीक है, अब ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमें क्या Yes, मिल sir. जाएगा, थीटा प्लस थीटा शुड बी 90 डिग्री। दैट मीन्स थीटा शुड बी इक्वल टू कितना, 45। समझ में आई बात? एक बार फिर से इसका लॉजिक मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। देखो, क्या है, मिरर टू से पाथ रिट्रेस होना चाहिए, इसका मतलब मिरर टू पर नॉर्मली इंसिडेंट होना चाहिए। तो जो ये जो रे मिरर वन ने रिफ्लेक्ट करी, ये रे मिरर टू के साथ 90 डिग्री एंगल यदि बनाए तो वो उसी लाइन के अलॉन्ग वापस आ जाए। अब देखो, ये वाला एंगल हमें पता चल गया है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। मिरर वन और मिरर टू के बीच में एंगल थीटा है, वही एंगल हमको पता करना। एक बात और हमें जो हुई थी कि ये जो इंसिडेंट रे है ये मिरर टू के पैरेलल ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब इधर जो एंगल बन रहा है दिस एंगल इज थीटा। नाउ ये इसको ए मान लो, इस वाले पॉइंट को इसको ओ मान लेते हैं, इधर बी हो गया। तो ए ओ बी ट्राइंगल में देखो, ये बी पर एंगल 90 डिग्री है, ओ पर थीटा, तो ए पे जो एंगल बन रहा है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इधर जो एंगल बनेगा ये एंगल थीटा हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना होगा, थीटा। थीटा प्लस थीटा मिला करके ये पूरा एंगल मिल जाएगा हमको, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री भी होना चाहिए। तो 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. ओके, अब इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद पाथ रिट्रेस। path retraces after third reflection। तो कैसे करेंगे बेटे, देखो ये दो मिरर्स हैं, मिरर वन पे रे आई, और ये रे मिरर टू के पैरेलल है, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये जो रे है ये मिरर वन से रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर टू पे जाकर के गिरे, कुछ इस तरह से, है ना। अब मिरर टू पे जब मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसे बन रही है। ये वाला रिफ्लेक्शन जो हुआ ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन, मिरर टू से जो होगा दैट विल बी सेकंड रिफ्लेक्शन। यहां से रिट्रेस नहीं कराना चाहता हूँ मैं। अब ये रे रिफ्लेक्ट होकर के वापस मिरर वन पे गिरेगी, और क्योंकि मैं चाहता हूं कि मिरर वन से अब ये जो तीसरा रिफ्लेक्शन है इसके बाद से पाथ रिट्रेसिंग चालू हो जाए, तो ये रे ऐसे चलते हैं। तो ये हमारे पास मिरर वन, ये मिरर टू, पहला, दूसरा,
तीसरे रिफ्लेक्शन से पाथ रिट्रेसिंग हो जानी चाहिए। तो देखो रिट्रेसिंग के लिए ये एंगल 90 डिग्री हो जाना चाहिए। ये एंगल 90 डिग्री है तो इधर जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा बेटे? 90 माइनस थीटा। फिर यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा? थीटा। ये जो एंगल बनेगा ये भी हो जाएगा कितना? थीटा। एंड दिस इज 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटे? 90 माइनस 2 थीटा। ये 90 माइनस 2 थीटा है तो ये वाला एंगल 2 थीटा हो जाएगा। फिर मिरर 1 के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल फिर से 2 थीटा हो जाएगा। और ध्यान दो कि ये पूरा एंगल जो है ये अपने आप में 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा? 2 थीटा प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे? 30। क्या ये क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ वी मूव अहेड। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं कि अगर हम प्लेन मिरर को रोटेट कर दें तो रिफ्लेक्टेड रे पे क्या फर्क पड़ेगा, वो किस तरह से रोटेट होगी, इसकी अपन बात करते हैं। जैसे लेट्स से हमें कहा जाए कि ये एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई है एट सम एंगल आई। अब अगर आई एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुई है तो आई एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस मिरर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। बाई एंगल थीटा। तो हमें पता करना है फाइंड द एंगल बाय विच reflected ray rotates. Find the angle by which reflected ray rotates. मिरर को मैंने कुछ इस तरह से रोटेट कर दिया, ऐसे बाई एंगल थीटा। तो देखो क्या होगा मुझे, ये हमारे मिरर की ओरिजिनल पोजीशन और ये हमारे इनिशियल नॉर्मल, मिरर के नॉर्मल जो शुरू में थी वो ऐसी लाइन थी, और रे जो है वो कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही थी, वो नॉर्मल के साथ कुछ आई एंगल पे
इंसिडेंट। अब मिरर को मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो मिरर की नई पोजीशन ऐसी हो गई। ये मिरर की नई पोजीशन आ गई। एंड दिस एंगल इज थीटा। अच्छा, मिरर को अगर मैं रोटेट कर दूंगा तो अब जो मिरर पे नॉर्मल मैं बनाऊंगा वो भी कोई नई लाइन हो, है ना बेटे। अब अगर वो भी कोई नई लाइन है, वो लाइन कैसी होगी? देखो, न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल विल बी दिस, राइट? द न्यू नॉर्मल विल मेक एन एंगल ऑफ अगेन थीटा विद द ओल्ड नॉर्मल। मिरर थीटा एंगल से रोटेट हो गया तो नॉर्मल भी तो थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगी। अच्छा, इंसिडेंट रे यही रही है जो थी पहले, है ना। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? व्हाट इज द न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस नाउ? I plus theta. आई प्लस थीटा, ठीक है। तो न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दिस कंप्लीट एंगल विच इज आई प्लस थीटा। तो अब क्या होगा? जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस न्यू नॉर्मल के साथ आई प्लस थीटा एंगल ही बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो, तो वो मैं Sir, ऐसे how the theta came normal one? कौन सा ये वाला एंगल बेटे? हाँ सर। अरे तुम ऐसे देखो ना भाई, क्या है, ये पहले मिरर था, ये उसके नॉर्मल थी, है ना। हाँ सर समझा, हाँ सर। तुम इसको, इन दोनों को क्या मानो? एक बिल्कुल रिजिड बॉडी मान लो इन दोनों को, मिरर और नॉर्मल को। अब क्या है, मिरर को अगर तुम रोटेट कर दोगे, मिरर को रोटेट कर दोगे ऐसा, तो नॉर्मल भी तो सेम एंगल से ही रोटेट होगा। यस सर समझा। ओके बेटा। अच्छा, अब तो ये पूरा जो एंगल बन रहा है, क्या ये भी आई प्लस थीटा ही आ जाएगा क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था? अब अभी मेरा आई प्लस थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? आई प्लस थीटा, राइट। तो ये हमारी जो चेंज्ड रिफ्लेक्टेड रे है वो पता चल रही है, ठीक है बच्चों। ध्यान दो, जो मेरी ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे हुआ करती थी वो, अच्छा, ये जो चेंज रिफ्लेक्टेड रे है, ये पुरानी वाली नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? नई नॉर्मल के साथ तो आई प्लस थीटा एंगल बना रही है, पुरानी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है ये? I plus 2 theta. आई प्लस टू थीटा। आई प्लस थीटा में थीटा और ऐड कर दें तो ये पूरा एंगल कितना हो रहा है? आई प्लस टू थीटा, राइट। अच्छा, लेकिन इधर देखो, जो मेरी ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे थी वो इस नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बनाती थी, सॉरी आई एंगल बनाती थी, है ना। और अब जो रे है वो इसी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? आई प्लस टू थीटा। पहले इस वाले नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो आई एंगल बनाती थी, लेकिन अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना एंगल बना रही है बेटे? आई प्लस टू थीटा। ये ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे। तो कितने एंगल से रोटेट हो गई है रिफ्लेक्टेड रे हमारी अपने ओरिजिनल पोजीशन की कंपैरिजन में? क्या मैं बोल सकता हूँ टू थीटा एंगल से रोटेट हो गई? और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट हो गई। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ,
reflected ray gets rotated by angle 2 theta in the same direction. सेम डायरेक्शन से अपना मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में मिरर रोटेट हुआ है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट हो जाएगी। मिरर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी। मिरर एंटी क्लॉकवाइज में हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट। ठीक है, ऐसा। अब ध्यान दो बेटे, ये इसका एक मैं तुम्हें सवाल कर रहा हूँ कैसे। मान लो हमसे कहा जाए कि ये एक मिरर, इस पर एक रे इंसिडेंट हो रही है, कुछ इस तरीके से। मान लो नॉर्मली ही ऐसे नॉर्मली ही रे इंसिडेंट, और यहाँ कहीं पर एक स्क्रीन, अब ये जो मिरर है इस मिरर को हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। We rotate this mirror in clockwise direction by 15 degrees. इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे 15 डिग्री एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता हूँ। मान लो ये जो इंसिडेंट रे है ना, ये पहले स्क्रीन को किसी ए पॉइंट पे हिट कर रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमें पता करना है कि आफ्टर आई रोटेट द मिरर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमको पता करना है फाइंड द डिस्टेंस by which the point of intersection of the reflected ray with the screen shifts। ठीक है, कितनी डिस्टेंस से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद द मिरर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ये हमें पता करना है। बच्चों तो ये कैसे पता करेंगे, हमें ये पता है कि मिरर को अगर मैंने इस तरह से शिफ्ट कर दिया तो रिफ्लेक्टेड रे जो है, मिरर को थीटा एंगल से शिफ्ट करता हूं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से शिफ्ट हो जाती है। तो क्या होगा, ये रे जो है ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी रिफ्लेक्शन के बाद,
अब ये कितने एंगल से शिफ्ट हो जाएगी, ये 30 डिग्री एंगल से। अच्छा, मुझे ये डिस्टेंस दी हुई है, लेट्स से हमें कहा गया है कि दिस डिस्टेंस इज व्हाट, 20 सेंटीमीटर। तो पहले ए पॉइंट पे हिट कर रही थी, तो अब बी पॉइंट पे हिट कर रही हो, तो कितना नीचे शिफ्ट हो गई है ये, मान लो कि ये y डिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो गई है, तो y डिवाइडेड बाई 20 ये बराबर होगा tan 30 डिग्री के। तो y बाई 20 इज 1/√3। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, 20/√3 सेंटीमीटर। इतने अमाउंट से ये शिफ्ट, 1/√3 को तो 0.58 लगभग ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 0.58, दैट इज 11.6 सेंटीमीटर लगभग ये शिफ्ट हो जाए। ये बात समझ में आई बच्चों? यस सर। यस सर। तो ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर से किस तरह से रेज रिफ्लेक्ट होती है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन जैसे क्या है, ये सर प्लेन आप मिरर। पिछला पेज दिखा सकते हो? हाँ बेटे, देखो ये 30 डिग्री एंगल कैसे आया, अभी अभी हमने कहा है कि अगर मिरर को मैं थीटा एंगल से रोटेट करता हूं किसी एक डायरेक्शन में, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी, इट विल गेट रोटेटेड बाय एंगल 2 थीटा इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ था 15 डिग्री एंगल से आई रोटेट द मिरर, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है इट विल गेट रोटेटेड बाय ट्वाइस द एंगल। तो 15 डिग्री का ट्वाइस कितना, 30 डिग्री से ये रोटेट हो जाएगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है, इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज बेटा? सर यस। ये रहा, ये हमारा मिरर है और यहाँ पर एक स्क्रीन रखा हुआ है। ये मान लेते हैं कुछ 53 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो रे रिफ्लेक्ट होगी वो भी 53 डिग्री एंगल ही बना रही होगी। तो हमें दिया हुआ है कि ये मिरर जो है ना ये रोटेट कर रहा है with an angular velocity of 2 रेडियन पर सेकेंड। Mirror is rotating in clockwise direction with an angular velocity of
2 radian per second. Now let's say A is the point where reflected ray hits the screen. तो हमें पता लगाना है find the velocity of the point A at the instant shown in the figure. इस इंस्टेंट which is shown in the figure A point की velocity क्या होगी? देखो जाहिर सी बात है, मिरर रोटेट होगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगी, एंड इफ रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स, ये जो A पॉइंट है ये स्क्रीन पे मूव करे, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है ये हमें पता करना। और हमें जो पैरामीटर दिया हुआ है वो ये डिस्टेंस दी हुई है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज व्हाट 50 सेंटीमीटर। तो देखो हम कैसे पता करेंगे इसको। सिंपल सी बात है कि हम लिखें इफ मिरर रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी omega, then the reflected ray will rotate with angular velocity 2 omega. क्या ऐसा बोल सकता है? Why? Because see, angular velocity is nothing but d theta by dt. So let's say if in a time interval dt mirror rotates by angle d theta, so in the same time interval dt, can I say that reflected ray will get rotated by angle 2 d theta? तो जो रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी वो मिरर की एंगुलर वेलोसिटी की ट्वाइस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसका मतलब क्या है कि ये जो रे बन रही है ये कितने एंगल से रोटेट हो रही है बेटे? ये रोटेट हो रही है 4 रेडियन पर सेकंड से रोटेट हो रही है ना। मतलब अगर मैं जैसे ये कोई एक इसको एक फिक्स लाइन मान लेता हूँ, है ना? और इस एंगल को मैं बोल लेता हूँ लेट्स से फाई, तो ये एंगल भी हो जाएगा कितना? फाई। दिस इज ऑल्सो अ फिक्स लाइन। तो मुझे क्या मिल जाएगा? डी फाई बाई डी टी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। डी फाई बाई डी टी इज व्हाट? 4 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी अगर लिखनी है तो ए पॉइंट की ये जो डिस्टेंस है इसको y मान लेता हूं मैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी विल बी dy by dt? Velocity will be rate of change of position of point A, which is y, so dy by dt velocity हो जाएगी। Now what is relation between y and phi? Consider tan phi. अगर मैं tan phi कंसिडर करूं तो tan phi को 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय y ऐसा लिख सकता हूं। तो y की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? y की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू कॉट phi। ये y की इतनी वैल्यू हो जाएगी, y इज इक्वल टू 50 कॉट phi। अगर y इतना है
तो dy बाई dt कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -50 cosec square phi into d phi by dt by using chain rule. Now at the instant shown, what is the value of phi? इस देखो ये phi चेंज होता जाएगा, मिरर को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टेड रे चेंज होगी तो ये phi चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी phi की क्या वैल्यू है? अभी phi की वैल्यू है 53 डिग्री। तो एट द इंस्टेंट शोन phi इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो ये जो dy बाई dt है वेलोसिटी, वो मेरे को मिल जाएगी -50 इंटू कोसेक स्क्वायर 53 डिग्री इंटू डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी की बात मैंने करी थी, दिस इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, तो वो 4 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा -50। ध्यान दो साइन 53 होता है 4/5, तो कोसेक 53 होगा 5/4, तो 5/4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा -50 इंटू 25/16 मल्टीप्लाइड बाय 4। क्या बेटा, तो ये हो जाएगा -625/2 मीटर पर, सॉरी सेंटीमीटर पर, क्योंकि ये 50 की यूनिट सेंटीमीटर थी ना, तो पूरा आंसर हमारा किस में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आएगा। 312.5 सेंटीमीटर पर। क्या ये बात क्लियर है बेटे सबको? Yes, sir. Now, आप पिछली स्लाइड दिखा सकते हैं क्या? क्या क्या हुआ बेटे पिछली साइड के? इससे पिछली। देखो ये 4 रेडियन पर सेकंड कैसे आया, जो हमारा कंसेप्ट था कि रे को अगर थीटा से रोटेट कर दूं, मिरर को थीटा से रोटेट करूंगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर मिरर को किसी पर्टिकुलर टाइम में डी थीटा एंगल से रोटेट कर रहा हूं तो रिफ्लेक्टेड रे उतने ही टाइम में ट्वाइस एंगल से रोटेट हो जाएगी। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विल बी ट्वाइस द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिरर। सर इसके पीछे वाला पेज दिखाइए। अभी हम बात करते हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखो बेटे, हमें कोई ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है, इसकी क्या प्रोसेस होती है। लेट्स से इफ वी आर सिटिंग इन अ
रूम, तो पहली कंडीशन तो ये है कि उस रूम में कोई ना कोई लाइट का सोर्स होना चाहिए. इट कैन बी नेचुरल लाइट, सनलाइट, और इट कैन बी वन ऑफ लैम्प्स और बल्ब और ट्यूबलाइट इन अ रूम. वो जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है और वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में जाती है और फिर हम उसको, उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. या दूसरा प्रोसेस ये भी हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट खुद ही एक लाइट का सोर्स हो. लेट्स से क्या है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, किसी बल्ब को देख रहा हूँ या किसी ट्यूबलाइट को देख रहा हूँ, तो उसमें तो क्या है, उस सोर्स से आने वाली लाइट सीधी हमारी आंख में जाती है और हम उसको देख पाते हैं. अब अगर मैं किसी और तरीके से ऐसी रेस जनरेट कर पाऊं जैसी कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने पर हमारी आंख में गिर रही हैं, जस्ट तो अगर मैं कुछ इस तरह की रेस जनरेट कर पाऊं जैसे कि उस ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली हमारी आंख में जा रही थी, तो क्या होगा, मुझे वो ऑब्जेक्ट दो दो जगह पे रखा हुआ है ऐसा दिखाई देने लग जाएगा. जैसे देखो, ये एक प्लेन मिरर है और इसके सामने मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया जो कि मुझे लेट्स से रेड कलर का दिखाई दे रहा. ठीक है, और क्या है, इसके सामने कोई ऑब्जर्वर है ना. वो ऑब्जर्वर लेट्स से यहाँ कहीं पे, यहाँ पे वो ये ऑब्जर्वर. अब क्या होगा, ये जो रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये खुद ही रेड एलईडी जैसा हो गया, है ना, या फिर ऐसा हो गया कि ये किसी मैंने मार्कर की मदद से दीवार पे रेड डॉट बना दिया. तो ऐसा होगा कि लाइट रे इस पर गिर रही होंगी और ये क्या कर रहा होगा, रेड लाइट को हर तरफ भेज रहा होगा. अब ये जो रेड रेज हैं वो जाकर के हमारी आंख में भी एंटर करेंगी, ऑब्जर्वर की आंख में. तो ऑब्जर्वर को ये इस जगह पर कोई रेड ऑब्जेक्ट रखा है ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि इसी पॉइंट से कई सारी रेज आती हुई उसको लगेंगी. तो एक ही पॉइंट से कई सारी रेज आ रही हैं तो हमें वहां पर कोई ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ रेड कलर रखा. ठीक है, ये एक हमारे देखने का प्रोसेस होता है. अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने जो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट किया है, ये मिरर पे भी जाकर के इंसिडेंट हो. और जब ये रेड लाइट मिरर पे जाकर के इंसिडेंट होगी तो मिरर इस रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, और भी कुछ रेड रेज बनेंगी, उनको भी ये मिरर रिफ्लेक्ट करेगा. अब ये जो मिरर की ने रेड लाइट को रिफ्लेक्ट किया, इन रिफ्लेक्टेड रेज में से कुछ रेज आंख में भी एंटर करेंगे, है ना. और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज का अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूं बच्चों, तो वो क्या आ जाएगा, वो पॉइंट मिरर के पीछे ही एक सिंगल पॉइंट आ जाएगा. तो अब ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा, इसके मतलब
इसको ऐसा लगेगा कि इसके पास जो रेज आ रही है ना वो दो अलग अलग जगह से आ रही है। ऐसे ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा रेज एक तो डायरेक्टली आ रही है और एक यहां से मिरर के पीछे से भी किसी पॉइंट से रेज इसकी आंख में, ठीक है। तो इसको क्या लगेगा, इसको ऐसा लगेगा कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी, एक रेड डॉट यहाँ भी बना हुआ है, एक रेड डॉट यहाँ भी बना हुआ है, मतलब जहां से भी वो रेज आ रही होगी, तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा उसकी इमेज। ध्यान दो बेटे, ऑप्टिक्स में हम ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट इज अवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ऑन मिरर, मिरर पर जो रेज इंसिडेंट हो रही हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज इमेज, इमेज इज पॉइंट ऑफ intersection of rays reflected from the mirror. Point of intersection of rays reflected from the mirror. ये क्या कहलाएगी, इमेज। तो इस केस में, हाँ बेटे, सर आप ये एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ हाँ एक और बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो क्या है कि जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें मिरर के सामने जैसी दुनिया है वैसी की वैसी एक दुनिया मिरर के पीछे भी नजर आती है ना। और हम कहते हैं कि व्हाट आई एम एबल टू सी इन द मिरर, वो सब के सब क्या है, मिरर के सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेजेस है ना। अब ये हमें ऐसा क्यों लगता है कि वैसा ही एक दुनिया मिरर के पीछे भी है, वो व्यूइंग के प्रोसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है ना, और ये एक ऑब्जर्वर। अब इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है कि इस ऑब्जेक्ट से कुछ रेस इस ऑब्जर्वर की आंख में एंटर करती हैं, तो ये ऑब्जर्वर कहता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट मेरे को दिख रहा है। अच्छा अब क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस तो चारों तरफ भेज रहा होगा है ना, उनमें से जो रेस इसकी आंख में गई उन रेस की वजह से आंख को ऑब्जर्वर दिखाई दे गया। कुछ रेस जो है ये मिरर की तरफ भी तो भेज रहा होगा। अब अगर ये कुछ रेस मिरर की तरफ भी भेज रहा होगा, मिरर इन रेस को रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आंख में जा सकती। और भी कुछ रेस हो सकती हैं इस तरह की जो कि रिफ्लेक्ट होकर के इसकी आंख में चली जाए, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इन रिफ्लेक्टेड रेज को जब मैं एक्सटेंड करूंगा बेटे, तो वो ऐसा लगेगा कि वो मिरर के पीछे से आ रही हैं कहीं से। हमें ऐसा लगेगा कि ये जो रेज हैं वो किधर से आ रही हैं, दे आर अपेयरिंग फ्रॉम समवेयर बिहाइंड द मिरर। तो ये जो हमारी आंख है ना, इस आंख के पास ऐसा हो जाएगा, इसको ऐसा लगेगा कि एक तो रेज मेरे पास यहाँ से आ रही हैं और एक रेज मेरे पास इधर से आ रही है। तो इसको लगेगा कि यार सेम टाइप का ऑब्जेक्ट मिरर के सामने भी रखा हुआ है और वैसा ही मिरर के पीछे भी रखा हुआ है, ठीक है।
एंड आई एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन, ये तो लाइट पे ही काम करता है ना। आंख जो है वो लाइट की मदद से ही हम देख पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो अगर जैसी लाइट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से जनरेट हो रही है वैसी ही किसी और तरीके से भी जनरेट हो जाए तो हमें वही ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पर भी दिखाई देने लग जाए, है ना। देखो जैसे ध्यान दो कि तुमने अ, हमें क्या है, we have some other informations also available, है ना। our brain receives मल्टीपल इंफॉर्मेशंस और उन सबको प्रोसेस करके फिर वो अपने आप को समझा लेता है कि भाई क्या है, कौन सा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, कौन सा उसकी इमेज है। तो जैसे मान लो हमने किसी वॉल पे एक मिरर लगाया हुआ है और हम उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं, तो हमें ये पता है कि भाई रियल ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी इमेज क्या है। क्योंकि हमें पता है यार कि ये तो एक वॉल है, ये तो ओपेक मटेरियल, इसके पीछे तो कोई है नहीं, आगे है। एंड हम बचपन से उसको देखते आए हैं। अच्छा ध्यान दो, ये प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है। बिकॉज वन डे आई वॉज ऑब्जर्विंग माई किड एंड वो शी वॉज लाइक वन ईयर एंड फ्यू मंथ्स। और पहली बार उसने मिरर देखा, ठीक है। जब पहली बार उसने मिरर देखा तो अचानक से मेरा ध्यान गया कि वो क्या करे, शी वेंट बैक, वो मिरर के पीछे जाकर के देखने लगी। मिरर के पीछे जाकर के वो देखने लगा, उसको लगा कि यार पीछे पीछे भी ये मेरे खिलौने पीछे भी दिखाई दे रहे हैं, तो पीछे भी कुछ रखा हुआ है क्या। एंड शी एक्चुअली लुक्ड, ट्राई टू लुक बिहाइंड द मिरर, है ना। लेकिन अब ऑब्वियसली उसको समझ में आ गया धीरे धीरे कि हाँ यार ये ऐसा होता है, दिस व्हाट हैपेंस, ये मतलब ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरे को जो इसके सामने रखा हुआ है वही दोबारा दिखाई देने लग जाता है। ध्यान दो, हम बड़ा ऐसे एडल्ट ग्रोन अप्स आल्सो कैन गेट कंफ्यूज्ड प्रोवाइडेड कुछ इंफॉर्मेशन हमसे हाइड कर ली जाए या ऐसा एनवायरनमेंट कर लिया जाए। ध्यान दो, कई सारे अम्यूजमेंट पार्क्स में बेटे मिरर मेज बना देते हैं। किसी ने देखा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना बेटे। हाँ उनमें सर। क्या है, वो एक मिरर मेज बना देते हैं। तो देयर इज अ डार्क रूम और उसमें थोड़ी बहुत लाइट जली हुई होती है। और क्या है, वी एंटर थ्रू वन गेट और उसके बाद देयर आर मेनी मिरर्स जो कि पर्टिकुलर एंगल पे अरेंज किए हुए होते हैं, है ना। उसको ऐसा डिजाइन किया जाता है। और क्या होता है कि जो मिरर्स जो अलग अलग एंगल पे अरेंज किए होते हैं, तो एक तो क्या होता है, ओरिजिनल जो पाथवे होता है जिस पे आपको एक्चुअल में चलना है, विच इज एक्चुअली देयर। और वो पाथवे भी जो है वो अलग अलग एंगल पे टर्न ले रहा होता है। और फिर क्या है, उसके सामने अलग अलग एंगल पे मिरर्स लगे हुए होते हैं। तो लेट्स से ये हमारा ओरिजिनल पाथ है ना। और इस डायरेक्शन में एक्चुअल पाथ जा रहा है। लेकिन क्या है, मैंने यहाँ पर कोई एक ऐसा मिरर लगा दिया जिस मिरर से क्या हो रहा है, इस पाथ का रिफ्लेक्शन इस मिरर में भी बन रहा है, ठीक है। नाउ ट्राई टू इमेजिन कि अगर ये जो मिरर है ये बिल्कुल क्लीन मिरर है, कोई इस पे निशान वगैरह नहीं बने हुए हैं, तो हम वी मे गेट कंफ्यूज्ड। हमें पता नहीं लगेगा कि यार ये असली का रास्ता ये है या असली का रास्ता ये है। हम यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं आराम से, गाना गाते गाते आ रहे हैं धीरे धीरे, टक 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 टक, and it may happen that we were directly bump into this mirror, है ना। and it happens with many people। तो उसके बाद क्या है, आप चलते समय क्या है, अपने हाथ ऐसे स्ट्रेच कर लेते हो, ठीक है। यू ट्राई टू यूज योर सेंस ऑफ टच ऑल्सो। तुम कहते हो यार अब मैं अपनी आंख पे भरोसा नहीं कर सकता सर, अब मेरे को क्या है, देखना पड़ेगा टच कर करके। यू वॉक विद स्ट्रेच्ड हैंड्स, अपने हाथ को आगे की तरफ स्ट्रेच करके तुम चलते हो। और क्या है, छू के देखते हो, हाँ अच्छा यहाँ पर तो मिरर है, ओके मिरर है तो
ऑब्वियसली योर हैंड विल फील इट, तो वो मिरर है, तो फिर तुम उधर नहीं जाते हो, है ना, बार बार पंप करने से अवॉइड करते हो। एंड दीज अम्यूजमेंट, अच्छा कई बार क्या होता है कि अब देखो कई सारे लोग इस तरह से हाथ स्ट्रेच कर करके चलेंगे, तो कुछ देर में तो वो अपने हाथ से मिरर गंदा हो जाएगा, मिरर गंदा हो जाएगा तो ये पूरा जो मिरर मेज का जो कॉन्सेप्ट वो खराब होगा थोड़ा सा, तो एंड द फन विल गेट लॉस्ट। तो उस केस में क्या वो लोग उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, जब आप गेट में एंटर करते हो, मिरर मेज में एंटर करते हो, तो आपको ग्लव्स दे देते हैं, दे प्रोवाइड यू विद क्लीन ग्लव्स। तो वो क्लीन ग्लव्स से क्या होता है, ठीक है, यू ऑल्सो अवॉइड गेटिंग बम्प्ड अगेन एंड अगेन, और उनका जो मिरर्स हैं वो भी गंदे नहीं होते, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट आई एज एन ऑर्गन वर्क्स ऑन लाइट, है ना। आई, आंख को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑर्गन भी बोलते हैं बेटे, है ना। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड आई इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर। एक तरीके से वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी को वो सेंस कर पाता है। तो अगर हमारे पास किसी एक, मतलब इस तरह की डाइवर्ज होती हुई बीम अगर आंख में गिरती है ना, डाइवर्ज होती हुई बीम अगर आंख में गिरती है, ठीक है, तो हमें उस जगह पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ दिखाई देता है। और अगर मैंने क्या किया, जैसे ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और इसके सामने एक मिरर मैंने रख दिया, तो क्या होगा, मिरर रेज को रिफ्लेक्ट करेगा और ऐसी रिफ्लेक्टेड रेज जनरेट कर देगा कि वो रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के पीछे से आती हुई लगेंगी, और वो रिफ्लेक्टेड रेज जो मिरर के पीछे से आती हुई लगेंगी, तो क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो दो दो जगह पे रखा हुआ है, एक मिरर के आगे एक मिरर के पीछे। लेकिन जो ओरिजिनल इंसिडेंट रेज जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको तो हम ऑब्जेक्ट ही कहेंगे, और जो रिफ्लेक्टेड रेज से ऑब्टेन हुआ है, रिफ्लेक्टेड रेज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऑब्टेन हुआ है, उसको कहेंगे इमेज। तो क्या ये मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन का प्रोसेस क्लियर हुआ बेटे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन का प्रोसेस है। अब ये इमेज कहाँ पे बनेगी, कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, है ना, इसको हम जो है अगली क्लास में लेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की जो एक्सरसाइज 1 है उसमें उसके क्वेश्चंस कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर इमेज फॉर्मेशन के अलावा जो क्वेश्चंस हैं, है ना, मतलब जिसमें डेविएशन पूछा है, दो मिरर्स से डेविएशन पूछा है, उस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से शुरू के पार्ट 1 पार्ट 2 के दोनों में शुरू के 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आप कर सकते हो, A1 A2 A3 A1 A2 A3, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ठीक है, मैं ये नोट्स जो हैं वो आपको भिजवाता हूँ। हाँ बेटा, आप लोग जा सकते हो, यू कैन लीव द मीटिंग। नोट्स आपके ग्रुप पे शेयर कर देंगे।